न्यूज के साथ। उत्तरकाशी के धराली में भीषण आपदा आई और उसके बाद से राहत और बचाव काम तेजी से किया जा रहा है। गुरुवार को शाम तक कुल 372 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसमें 255 लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड लाए गए हैं, जबकि 112 लोगों को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। ये सभी यात्री भैरव घाटी, गंगोत्री और नीलांग घाटी में फंसे हुए थे। आज फिर से हेली अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव का कहना है कि गंगोत्री धाम से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। तो धराली में आपने देखा था जिस तरह से बादल फटा था और जन सैलाब आया था, और साथ ही मलबा, सैलाब के साथ मलबा भी किस तरह से सेकंडों 10 सेकंड के अंदर लगभग पूरे गांव को इसने अपनी चपेट में ले लिया। और हर्षिल और गंगोत्री के बीच में धराली गांव है। हर्षिल जो कि सेना का हेडक्वार्टर है वहां पर, वहीं पर धराली गांव है। तो हर जगह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक 372 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आज भी हेली से सुरक्षित लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। मैरो घाटी, गंगोत्री और नीलांग में जो लोग फंसे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जॉली ग्रांट में हम लोग लगभग 112 लोगों को सुरक्षित अलग अलग स्थानों से एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा चुका है। लगभग 250 से ज़्यादा व्यक्तियों को हर्षिल पहुंचाया जा चुका है। मातली जो है वहाँ भी लगभग 250 लोगों को पहुंचाया जा चुका है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लगातार। उसमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग जहाँ अगर फंसे भी हैं तो वहाँ पे उनको राहत वितरण किया जा रहा है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू अभियान के साथ साथ मलबा हटाने और बंद सड़क को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। भीषण आपदा के बाद उत्तरकाशी के भटवाड़ी में सड़क टूट गया था, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही थी। बीआरओ ने पहाड़ी का हिस्सा काटकर नई सड़क तैयार कर दिया है, जिसके बाद इस सड़क पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। हम इस वक्त भटवाड़ी में हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी से धराली की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब जिस दिन हम बताते हैं आपको 5 अगस्त को जो जलजला आया था उसकी वजह से इस तरह से बड़े बड़े बोल्डर और पहाड़ियाँ टूट गई थी, सड़क धंस गई थी। ये नदी में समाई जाने वाली सड़क है। मैं यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से ऊपर की तरफ मैं आता हूँ और अब देखिए बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर आए थे। अब इस ऑल्टरनेट रूट को यहाँ पर तैयार किया गया है, जो भटवाड़ी से आगे का संपर्क जो गंगनानी है वहाँ तक का संपर्क सीधा बिल्कुल अब जा सकती हैं गाड़ियाँ। और इसीलिए इस रूट को तैयार किया गया है बीआरओ के द्वारा, क्योंकि ये वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। पत्थर से आप देखेंगे इधर को, अगर यहाँ देखिए आप, ये सब पत्थर और मिट्टी डाल के पूरा रूट जो है ये तैयार किया गया है। इस रूट पर अब वाहन चल रहे हैं। जो 20 से 22 किलोमीटर की दूरी थी वो यहाँ पर आज पाट दी गई है। अब यहाँ से वाहन चलेंगे और ये वाहन गंगनानी तक जाएंगे। वहाँ से मात्र 28 किलोमीटर दूरी पर धराली है, क्योंकि जो प्रशासन और स्थानीय जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँचे, रसद सामग्री वहाँ पहुँचे, लोगों को बचाने की कवायद करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पहुँचे। लेकिन अब धीरे धीरे सड़कों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये वो सड़क है जिसने 3 दिन तक यहाँ पर पूरा जनजीवन ठप कर दिया था। लेकिन अब ये जो जनजीवन ठप हुआ था अब इसको दुरुस्त कर दिया गया है और ये पूरी सड़क अब आगे की तरफ बना दी गई है, ताकि अब लोगों की आवाजाही यहाँ से हो और इस पूरे रूट से यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी। और अब आगे को जो रेस्क्यू ऑपरेशन की रसद सामग्री है या जवान है उनको आगे तक ले जाया जा सकेगा। यानी भटवाड़ी से आगे 20 किलोमीटर गंगनानी तक अब आप इस सड़क से आगे जा सकते हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद वैली ब्रिज तबाह हो गया था, जिसके चलते धराली तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। अब वैली ब्रिज को बनाने के लिए बीआरओ कमर कस चुका है। बीआरओ 50 टेक्नीशियंस के साथ वैली ब्रिज को युद्ध स्तर पर बनाने में जुट गया है। सिर्फ 15 घंटे में टेक्नीशियनों की टीम वैली ब्रिज तैयार कर देगी। ब्रिज बनने के बाद आसानी से धराली तक पहुंचा जा सकेगा। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के बाद कई सड़कें और पुल धराशायी हो चुके हैं, लेकिन अब
बीआरओ का असली काम शुरू हो चुका है, क्योंकि बीआरओ इन सड़कों को बनाने और इन सड़कों के ऊपर बनने वाले पुल को बनाने में महारत हासिल रखती है। और इसी वजह से अब बीआरओ बना रही है एक ऐसा पुल जो तकरीबन 50 फीट से ज़्यादा होगा। और इस पुल पर जो गार्डर लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जाएंगे। देखिए आप, न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर आपको हर उस चीज़ से रूबरू कराएगा जो अब इस बड़े विनाश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरी चीज़ों को करने में कवायद की जा रही है। बीआरओ इन लोहे के गार्डर्स को लेकर जा रही है और ये गंगनानी के पास जो अब मेन पुल जो धराशायी हो गया था उसको बनाने में इनका इस्तेमाल होगा। और ये सब यहाँ से एक एक करके रात भर 24 घंटे इस पुल को बनाने में लगाए जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर इसे बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर तरफ हम देख रहे थे कि जो ऑपरेशन वहाँ पर सेना या आईटीबीपी या एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा किया जा रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में रसद सामग्री से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सड़क मार्ग से जानी है। और इसीलिए यहाँ पर ग्रिफ यानी बीआरओ की तरफ से ये सारी कवायद की जा रही है। गंगनानी के पास वो पुल धराशायी हुआ है, वहाँ पर इस पुल को बनाने में, इस 50 फीट से ज़्यादा के पुल को बनाने में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौजूदगी हमने दिखाई थी। और उसमें तकरीबन 40 से 50 इंजीनियर्स रहेंगे जो इस टेक्निकली इसको बनाने में मददगार होते हैं। और देखिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि जिस तरह से तबाही यहाँ पर आई, जो मंजर हमने देखा था, उस मंजर के बाद जो वहाँ पर रूट है उस रूट को तैयार करने के लिए कवायद की जा रही, ताकि यहाँ से रसद सामग्री और जो दूसरी चीज़ें हैं वो जा सकें। और इसीलिए इसको यहाँ पर लगातार इन लोहे के गार्डर को यहाँ से ट्रक में रखा जा रहा है। ट्रक में रखने के बाद ये सभी यहाँ से होकर सीधा गंगनानी के पास ले जाया जाएगा, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी पर। और इस पुल का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और इस पुल के निर्माण होते ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और धराली की तरफ ये सारा जो रसद सामग्री और जवानों को पहुँचाने की जो कवायद है वो तेज़ हो जाएगी। और इसलिए बीआरओ हमेशा की तरह इस बार भी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण हो, ताकि आवागमन सुचारू किया जा सके धराली की तरफ। और अब बात टैरिफ की। भारत ने अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत का मैसेज क्लियर है, सबसे पहले देश, उसके बाद व्यापार। प्रधानमंत्री ने जिस तरह किसानों के हितों की बात की, उससे साफ हो गया कि भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ की लड़ाई में आर पार के मूड में है। आप भी देखिए इसी पर रिपोर्ट। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सिर्फ एक राजनेता की घोषणा नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की वो शपथ है जो संकट के समय सबसे आगे खड़ा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। और अगर इसके लिए उन्हें राजनीतिक या कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़े तो वो इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। दुनिया के सबसे पावरफुल देश के लिए ये बदले हुए हिंदुस्तान का तेवर है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये 21वीं सदी का भारत है जो ना किसी के सामने झुकेगा और ना ही रुकेगा। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ अब 50% हो गया है। भारत ब्राजील के साथ दुनिया में 50% के साथ सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ की सूची में पहले पायदान पर है। लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भारत ने अमेरिका को जवाब साफ साफ दे दिया है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप के फैसले को डबल स्टैंडर्ड करार दिया है।
So clearly this has not been a particularly friendly gesture from a country we thought was well disposed towards us, or an administration that we thought was well disposed. Very clearly we have to act accordingly, and we will have to learn our lessons from this experience. ट्रंप एक तरफ भारत के रूस से व्यापार पर ऐतराज जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से रूस का व्यापार जारी है, और जब उनसे डबल स्टैंडर्ड पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रंप का भारत विरोधी टैरिफ का फैसला ऐसे वक्त में आया जब एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर है और पीएम मोदी का भी इस महीने के अंत में चीन के एससीओ सम्मेलन में जाना तय है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की भारत विरोधी नीतियों के जवाब में एक तरफ अपने व्यापार के विकल्पों की तलाश करेगा, तो दूसरी तरफ भारत एक बार फिर आरआईसी यानी रूस इंडिया चीन के मैकेनिज्म को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि रूस और चीन ने आरआईसी को सक्रिय करने की तरफ साफ संकेत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनआईए की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्रीगंगानगर और दौसा में एनआईए की छापेमारी की सूचना मिल रही है। मादक पदार्थ और हथियार तस्करी से जुड़े मामले में ये रेड जारी है। श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। सीमा पार से हथियारों की तस्करी के मामले में ये छापेमारी हो रही है। एनआईए की टीम की कई इलाकों में सर्चिंग जारी है। तो एनआईए की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, एनआईए की बड़ी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए श्रुति, एक बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है एनआईए की न केवल श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बल्कि जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय एनआईए की टीम के द्वारा इस छापामारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अधिकृत रूप से न तो जानकारी पुलिस प्रशासन के द्वारा साझा की जा रही है, नहीं किसी अन्य एजेंसी के द्वारा अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यह है कि सीमा पार पाकिस्तान से जिस तरह से अवैध मादक पदार्थों की, हेरोइन की तस्करियां लगातार बढ़ रही हैं, और कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि हिंदुमलकोट क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ही आधा किलो हेरोइन बरामद हुई है। साथ ही साथ तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों, वो भी प्रतिबंधित तरीके के हथियार जो विदेशी निर्मित है, जिनको एक जिग्ना पिस्टल और 6 ग्लॉक पिस्टल सहित कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया था। और उसी कड़ी में उम्मीद ये जताई जा रही है, संभावना यही है कि उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस समय एनआईए की टीम के द्वारा उसी नेटवर्क को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सीमा पार पाकिस्तान से जिस तरह से अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ हथियारों की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क पनप चुका है, उस नेटवर्क को ट्रेस आउट किया जा सके और उसको नेस्तो नाबूद किया जा सके। लगभग कितनी टीमें सर्च कर रही होंगी अशोक? देखिए, अधिकृत रूप से इस बारे में श्रुति कुछ भी जानकारी किसी भी एजेंसी के द्वारा साझा नहीं की गई है। सारी की सारी इस कार्रवाई को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि अलग अलग कई ठिकानों पर तकरीबन आधा दर्जन ठिकाने ऐसे संभावना जताई जा रही है कि एनआईए की टीम के द्वारा कॉन्फिडेंशियल तरीके से छापामारी की जा रही है। इस छापामारी में किन लोगों के शामिल होने की संभावना है, किन लोगों के यहाँ पे रेड की जा रही है, ये तो जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ओके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें। पीडीए पाठशाला पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर गा से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने गा से गधा पढ़ाने का काम किया। वहीं अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि गा से, उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए गा से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गा से गधा होता हो। देखिए इससे पर यह रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने पीडीए पाठशाला को लेकर कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय
जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो इन्होंने कहा गौ से गणपति नहीं, गौ से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ग से गरीब हो सकता है, हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा हो। वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। सीएम योगी के बयान पर लखनऊ से एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि पीडीए स्कूल में ए से अखिलेश और डी से डिम्पल और डी से डॉग पढ़ाया जाता है। पीडीए पाठशाला में ए से एप्पल और ए से अखिलेश पढ़ाया गया और अगर डी से डिम्पल या डी से डॉग पढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना से नाथूराम पढ़ाया जा रहा था और जा से जयचंद पढ़ाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने का काम कर रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको इलेक्शन मोड में डाल दिया अपने, और वो पीडीए की जो अपनी वोट बैंक की राजनीति है उसको पीडीए पाठशाला के माध्यम से वो बहुत और बृहद बनाने के प्रयास में है। अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए पाठशाला पर सियासत जारी है। कई जगहों पर एसपी नेताओं पर एफआईआर के बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दे पर टिके हुए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के 2027 के चुनाव में एक नया जंग तैयार करने की कोशिश कर रही है और उस सियासी जंग के माध्यम से 2027 के चुनाव को आसान बनाना चाह रही है?